31 जनवरी 1982 सुबह के ठीक 5 बजे थे। दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। पुरानी दिल्ली की गलियों में दूध वालों की साइकिलें निकलनी शुरू हो चुकी थीं। कनॉट प्लेस की सड़कें लगभग खाली थीं और इंडिया गेट के आसपास हल्की धुंध तैर रही थी। लेकिन पश्चिमी दिल्ली की एक ऊंची दीवार के पीछे समय बिल्कुल अलग रफ्तार से चल रहा था। तिहाड़ जेल नंबर 3 की फांसी कोठरी के बाहर कुछ अधिकारी चुपचाप खड़े थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सब अपनी अपनी घड़ियां देख रहे थे। लोहे का भारी दरवाजा खुला, अंदर 2 कैदी बैठे थे। एक के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जबकि दूसरा पूरी रात सो नहीं पाया था। दोनों के सामने स्टील के गिलास में चाय रखी गई। एक जेल अधिकारी ने पूछा, क्या आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? दोनों ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थीं और वो उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे जहां से आज तक कोई लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन किसी अपराध की असली शुरुआत जेल की कोठरी या फांसी के फंदे से नहीं होती। वो होती है एक गलत फैसले से। वो फैसला जो शायद रंगा और बिल्ला ने एक दूसरे की आंखों में देख कर लिया था। 26 अगस्त 1978 शनिवार का दिन। यह आज की दिल्ली नहीं थी। यह वो दिल्ली थी जब ट्रैफिक कम था, लोग अजनबियों को लिफ्ट दे दिया करते थे और माता पिता अपने बच्चों को बस से कनॉट प्लेस तक भेज देते थे। धौला कुआं के सर्विस ऑफिसर्स एन्क्लेव में उस शाम सब कुछ सामान्य था। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा नेवी के कैप्टन थे। उन्होंने अपने कमरे में वो तैयार हो रहे थे। उनकी 16 साल की बेटी गीता चोपड़ा, जो जीसस एंड मैरी कॉलेज में 2nd ईयर की छात्रा थी, कॉलेज में तेज तर्रार, दोस्तों के बीच बेहद लोकप्रिय थी। रेडियो पर युववाणी कार्यक्रम की नियमित प्रस्तुता थी। उस शाम उनको ऑल इंडिया रेडियो के मशहूर कार्यक्रम इन द ग्रूव की एंकरिंग करनी थी। उनके साथ था 14 साल का उनका छोटा भाई संजय, जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था। बहन के साथ रेडियो स्टेशन जाने को लेकर बेहद उत्साहित था। सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। शाम 6:15 पर दोनों घर से निकले। तय हुआ कि रास्ते में लिफ्ट मिल गई तो ठीक, नहीं तो बस पकड़ लेंगे। जाते जाते कैप्टन चोपड़ा ने केवल इतना कहा कि शो खत्म होने के बाद मैं 9 बजे गेट पर मिलूंगा। उन्हें नहीं पता था कि ये अपने बच्चों से उनकी आखिरी बातचीत होगी। ठीक रात 8 बजे कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी ने रेडियो ऑन किया। आज उनकी बेटी पूरे दिल्ली शहर से बात करने वाली थी। पति पत्नी दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन स्पीकर से जो आवाज आई वो गीता की नहीं थी। पहले उन्हें लगा कि शायद कार्यक्रम बदल गया होगा या गलत स्टेशन लग गया होगा, लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा कहीं भयावह थी। उस समय उनकी बेटी और उनका बेटा दिल्ली की एक सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे। उधर शाम करीब 6:30 बजे गुरुद्वारा बंगला साहिब से निकलकर भगवान दास नाम का एक शख्स अपने स्कूटर से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर मस्टर्ड कलर की फिएट कार पर पड़ी। कार के अंदर से उसे किसी लड़की की दबे स्वर में चीख सुनाई दी। उसने तुरंत स्कूटर रोका, पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर एक लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही थी और उसके बगल में बैठा एक लड़का सामने बैठे आदमी से भिड़ा हुआ था। भगवान दास कार की तरफ दौड़ा, लेकिन इससे पहले वो दरवाजा पकड़ पाता, कार तेज रफ्तार से आगे निकल गई। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। वक्त था शाम 6:44। अगर उस कॉल पर उसी समय कार्रवाई होती तो शायद इस कहानी का अंत कुछ और होता, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। करीब 1 मिनट के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण में काम करने वाले जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह बाबा खड़क सिंह मार्ग से अपने स्कूटर पर घर लौट रहे थे। अचानक वही फिएट कार उन्हें ओवरटेक करती है। कुछ सेकंड के लिए उनकी नजर कार की पिछली सीट पर जाती है। वहां एक लड़का और एक लड़की संघर्ष कर रहे हैं। इंद्रजीत स्कूटर की रफ्तार बढ़ाते हैं, कार के बिल्कुल बराबर में पहुंच जाते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, क्या हुआ? पीछे बैठा लड़का शीशे से अपना चेहरा सटा देता है। उसकी टी शर्ट खून से भीगी हुई है। वो अपना कंधा दिखाता है, हाथ हिलाकर मदद मांगता है। इंद्रजीत कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिएट कार आगे, स्कूटर पीछे। दोनों तेज रफ्तार से शंकर रोड की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सिग्नल लाल हो गया।
कार बिना रुके लाल बत्ती तोड़कर निकल गई, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक शुरू हो चुका था। इंद्रजीत को रुकना पड़ा। कुछ सेकंड के बाद कार रिज रोड के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। बाद में उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा कि अगर सिग्नल लाल नहीं होता तो शायद मैं उन्हें बचा लेता। उधर रात 9 बजे कैप्टन चोपड़ा अपने स्कूटर से आकाशवाणी भवन पहुंचे। गेट पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन बच्चे बाहर नहीं आए। वो अंदर गए, स्टूडियो में पूछा तो जवाब मिला कि गीता और संजय तो आज रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने एक पिता की पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने तुरंत घर फोन किया। पत्नी ने कहा बच्चे यहां भी नहीं हैं। रात 10:15 पर पुलिस कंट्रोल रूम में पहली गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। लेकिन उसी समय दिल्ली रिज के सुनसान इलाके की तरफ वही फिएट कार बढ़ रही थी और उस कार में बैठे 4 लोगों में से 2 अगले 2 दिनों में पूरे देश में नफरत का केंद्र बनने वाले थे, और बचे हुए 2 पूरे देश का दर्द। उधर पूरी दिल्ली पुलिस वायरलेस सेट पर एक ही संदेश बार बार दोहरा रही थी। 2 किशोर भाई बहन लापता हैं। एक लड़की उम्र 16 साल, एक लड़का उम्र 14 साल। दोनों शाम 6:15 के बाद से नहीं दिखे। लेकिन उस रात दिल्ली बहुत बड़ी थी और सुराग बहुत छोटे। पुलिस कंट्रोल रूम में भगवान दास की कॉल पहले ही दर्ज हो चुकी थी। दूसरी तरफ इंद्रजीत सिंह भी खून से सनी टी-शर्ट वाले लड़के का बयान देकर लौट चुके थे। लेकिन किसी ने यह नहीं जोड़ा कि दोनों फोन कॉल एक ही कार की तरफ इशारा कर रहे थे। 2 सूचनाएं, 2 गवाह, लेकिन उनके बीच का धागा पुलिस समय रहते नहीं पकड़ सकी। उस रात कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा ने शायद ही कोई सड़क छोड़ी होगी। कभी वो विलिंगटन अस्पताल पहुंचते, कभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, कभी पुलिस कंट्रोल रूम, तो कभी दोस्तों और रिश्तेदारों के घर। हर जगह उनका एक ही सवाल कि आपने मेरी बेटी गीता और बेटे संजय को देखा है? जवाब हर बार एक ही मिलता, नहीं। समय बीतता गया, रात खत्म हो गई, सुबह आ गई, लेकिन एक दिन और निकल गया। संजय और गीता का कोई सुराग नहीं मिला। 28 अगस्त की शाम दिल्ली रिज इलाके में अपने मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति की नज़र झाड़ियों की तरफ गई। दूर से उसे लगा जैसे कोई कपड़े पड़े थे। वो थोड़ा नज़दीक गया, अगले ही पल उसके कदम रुक गए। वहाँ पड़ी थी 2 लाशें, एक किशोरी और एक किशोर, गीता और संजय। कुछ देर के बाद पुलिस पहुंची, फिर फॉरेंसिक टीम पहुंची, आखिर में वहां पहुंचे कैप्टन MM चोपड़ा। कहते हैं कि किसी पिता के लिए दुनिया का सबसे कठिन पल अपने बच्चों की पहचान करना होता है। उस दिन कैप्टन चोपड़ा ने वही किया। कुछ ही घंटों के बाद पूरे देश को पता चल चुका था कि दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2 बच्चों की हत्या नहीं हुई, बल्कि राजधानी की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगली सुबह अखबारों की पहली खबर बदल चुकी थी। मोटे अक्षरों में लिखा था, नेवी अफसर के 2 बच्चों की हत्या। रेडियो से लेकर चाय की दुकानों तक और संसद के गलियारों से लेकर कॉलेज कैंपस तक हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा थी। जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्राएं बोट क्लब पहुंच गईं। प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे और भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि जब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक पत्थर उनके सर पर भी आकर लगा। अब यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, यह पूरे देश के गुस्से का प्रतीक बन चुका था। उधर दिल्ली पुलिस दिन रात जांच में जुटी। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, सैकड़ों गाड़ियों की तलाशी ली गई। तभी एक जानकारी मिली। मजलिस पार्क की एक गली में कई दिनों से एक फिएट कार लावारिस हालत में खड़ी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, कार खोली। अंदर जो मिला उसने जांच की पूरी दिशा बदल दी। सीटों पर खून के धब्बे थे, फिंगरप्रिंट थे, बाल थे। डिग्गी से अलग अलग नंबर प्लेट बरामद हुई। साफ था कि कार चोरी की थी, पहचान छुपाने की कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने हर सबूत को सावधानी से इकट्ठा किया। पुलिस के पास पहली बार ऐसा सुराग था जो सीधे अपराधियों तक पहुंच सकता था। लेकिन तब तक रंगा और बिल्ला दिल्ली छोड़ चुके थे, पहले मुंबई और फिर आगरा। उनको भरोसा था कि देश की सबसे बड़ी पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अखबारों में उनकी तस्वीरें छप चुकी थी। गिरफ्तारी पर इनाम घोषित हो चुका था। पूरे उत्तर भारत में उनकी तलाश जारी थी। दिल्ली पुलिस को पूरा भरोसा था कि रंगा और बिल्ला दिल्ली की सीमा पार कर चुके होंगे, और यही हुआ भी था। दोनों पहले मुंबई पहुंचे थे, कुछ दिन वहां छुपे रहे, लेकिन जितनी तेजी से अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही थी, उतनी ही तेजी से उनके बच निकलने की संभावनाएं
खत्म होती जा रही थी। हर पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर भेजी जा चुकी थी। रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर होटल मालिकों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए थे। पूरे उत्तर भारत में उनकी तलाश चल रही थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े अपराधी अक्सर पुलिस की चतुराई से नहीं बल्कि अपनी एक छोटी सी गलती से पकड़े जाते हैं। रंगा और बिल्ला के साथ भी यही हुआ। 8 सितंबर 1978 की सुबह कालका मेल धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन यमुना का पुल पार कर रही थी और उसकी रफ्तार काफी कम थी। इसी दौरान 2 युवक दौड़ते हुए एक डब्बे में चढ़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य डब्बा नहीं है बल्कि सेना के जवानों के लिए आरक्षित कोच है। अंदर बैठे जवानों ने उन्हें देखते ही रोक लिया। सवाल किया कि कहां जा रहे हो? जवान ने सहजता से कहा, तो पहचान पत्र दिखाइए। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर बिल्ला ने कहा, अपने साथी से पंजाबी में कहा, अरे इन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दो। बस यही एक वाक्य उनकी किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। जवानों को शक हो गया। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। पहले दोनों ने विरोध किया, हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन सामने प्रशिक्षित फौजी थे। कुछ ही मिनटों में दोनों रस्सियों से बंधे हुए फर्श पर बैठे थे। संयोग ऐसा था, उसी डब्बे में एक जवान था और उस जवान के हाथ में एक हिंदी अखबार था जिसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी की गई रंगा और बिल्ला की तस्वीरें छपी थी। उसने तस्वीर और सामने बैठे युवकों के चेहरे का मिलान किया। शक अब यकीन में बदल चुका था। ट्रेन जैसे ही दिल्ली स्टेशन पहुंची, दोनों को सीधे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। देश के सबसे चर्चित अपराधियों की तलाश आखिरकार खत्म हो चुकी थी। पूछताछ हुई तो एक एक करके कई अहम सुराग सामने आने लगे। दोनों के सामान की तलाशी ली गई। एक के बैग से कृपान बरामद हुई, दूसरे से कार की चाबियां। कई ऐसी चीजें मिली जिन्होंने जांच को एक नई दिशा दे दी। उनके कपड़ों पर मिले धब्बों की जांच हुई, फिंगरप्रिंट लिए गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने हर सबूत को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। चोरी की गई फिएट कार, बदली हुई नंबर प्लेटें, बरामद हथियार, चश्मदीद गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल खाने लगे। और इसके बाद शुरू हुआ उस दौर का सबसे चर्चित मुकदमा। अदालत में भगवान दास ने बताया कि उन्होंने कार के अंदर एक लड़की को ड्राइवर के बाल खींचते देखा था। इंद्रजीत सिंह ने बताया कैसे खून से सनी टी शर्ट पहने लड़के ने शीशे से अपना कंधा दिखाकर मदद मांगी थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कार से मिले फिंगरप्रिंट, खून के नमूने, अन्य सबूतों का मिलान किया, अदालत के सामने रखा। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि यह अपराध सिर्फ 2 बच्चों की हत्या नहीं बल्कि ऐसा जघन्य अपराध है जिसने पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इसके लिए इनको एक ही सजा हो सकती है, मौत। मामला यहीं नहीं रुका। फैसला हाईकोर्ट पहुंचा जहां मौत की सजा बरकरार रही। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई, लेकिन वो भी खारिज हो गई। अब जेल प्रशासन ने वो दस्तावेज तैयार किया जिसे जेल की भाषा में ब्लैक वारंट कहा जाता है, यानी वो कागज जो किसी इंसान की जिंदगी की आखिरी तारीख और आखिरी सुबह तय करता है। फांसी से एक हफ्ते पहले दोनों को तिहाड़ जेल नंबर 3 की फांसी कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया। 24 घंटे निगरानी रखी जाने लगी। जेल अधिकारी सुनील गुप्ता अपने एक संस्मरण में लिखते हैं कि दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। रंगा आश्चर्यजनक रूप से सामान्य दिखाई देता था। कभी जेल कर्मचारियों से बातें करता था, कभी खेलता था, कभी फुटबॉल को लात मारता, कभी बैडमिंटन खेलता। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। दूसरी तरफ बिल्ला हर वक्त बेचैन, हर मिलने वाले से यही कहता कि उसे फंसाया गया है। फांसी से एक रात पहले उसने खाना भी नहीं खाया। पूरी रात अपनी कोठरी में चक्कर लगाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह 5 बजे दोनों को जगाया गया। एक कप चाय दी गई, नहाने को कहा गया। रंगा नहा लिया, लेकिन बिल्ला ने इनकार कर दिया। आखिरी बार पूछा गया क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। दोनों चुप रहे। कुछ ही देर बाद उनके चेहरों पर काला कपड़ा डाल दिया गया, गले में फंदा, और जेल अधीक्षक के संकेत पर जल्लादों ने लीवर खींचा। कुछ सेकंड में 2 शरीर हवा में झूल रहे थे। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तिहाड़ जेल के संस्मरण और एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने जांच की तो बिल्ला की मौत हो चुकी थी, लेकिन रंगा की नाड़ी महसूस हुई। जेल नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरी की गई और अंततः भारत के सबसे चर्चित अपराध अध्यायों में से एक हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन इस कहानी का असली अंत अपराधियों की मौत नहीं है। असली अंत उन 2 नामों में छुपा है जो आज भी भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे दर्दनाक मामलों में गिने जाते हैं, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा।
कहा जाता है कि इस घटना के बाद दिल्ली के हजारों माता पिताओं ने पहली बार अपने बच्चों से एक बात बार बार कहना शुरू किया कि किसी अजनबी की गाड़ी में कभी मत बैठना। रंगा और बिल्ला इतिहास की फाइलों में दर्ज होकर रह गए, लेकिन 26 अगस्त 1978 की वो बरसाती शाम आज भी दिल्ली की सामूहिक स्मृति में जिंदा है, क्योंकि कुछ अपराध सिर्फ लोगों की जान नहीं लेते, वो पूरे शहर की मासूमियत और समाज का भरोसा हमेशा के लिए छीन लेते हैं।